वेट करनी है या हाँ शुरू कर लेते हैं। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, इसका दूसरा नाम क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। तो मोटे तरीके से क्या होता है कि जैसे कि कोई करेंसी है, फॉर एग्जांपल रुपी है, ठीक है, तो इसको हमने डॉलर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यूएस घूमने जा रहे हैं तो वहां तो रुपया नहीं चलने वाला, तो वहां पर तो डॉलर चलेगा। और डॉलर आप लोगे किससे? जो एजेंट्स हैं यहाँ पर आरबीआई से रिकॉग्नाइज्ड हैं, जैसे बैंक्स हो गए, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होगी, तो इनको आरबीआई ने क्या किया हुआ है? ऑथराइजेशन दी हुई है कि आपके पास अगर कोई रुपया लेकर आए तो आप उसको डॉलर में कन्वर्ट कर दो, या कोई बाहर का आदमी डॉलर लेके आए तो उसको आप रुपये में कन्वर्ट कर दो। तो ये जो कन्वर्जन होती है, तो रुपये से डॉलर और डॉलर से रुपये, इसको हम क्या कहते हैं? फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, ठीक है। तो जो मेन करेंसीज है जिससे वर्ल्ड डील कर रही है वो कौन सी है? डॉलर, पौंड, यूरो, येन और रमीबी, ठीक है। जो 5 इंटरनेशनल एक्सेप्टेड करेंसी है, जो भी आप पेमेंट्स करनी है, अगर आपने कुछ मंगाना है इन 5 कंट्रीज में करेंसीज में कर सकते हो, ठीक है। जितना भी फॉरेन ट्रेड है इन 5 करेंसीज में एक्सेप्टेड है। हाँ, आप रुपये में नहीं कर सकते क्योंकि रुपया एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। रुपया मतलब उन 5 करेंसीज में नहीं आता। अगर रुपये को उन 5 करेंसीज में आना है तो इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होनी चाहिए, वो हमारी इतनी नहीं है कि हम इस 5 कैटेगरी के अंदर आ जाए, ठीक है जी। तो सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी कौन सी है? डॉलर। डॉलर कहाँ की करेंसी है? यूएस की, ठीक है। पौंड कहाँ की करेंसी है? ब्रिटेन। यूरो कहाँ की है? यूरोपियन यूनियन, ठीक है। येन कहाँ की है? जापान। और अभी रिसेंटली थोड़े साल ही हुए चाइना की रमीबी भी इस बास्केट ऑफ करेंसीज में आ गई है। यानी ये 5 करेंसीज ऐसी हैं जिनकी तूती बोलती है, ठीक है, पूरे इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है। ऐसा भी है ये मेन करेंसीज है, ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर आप थाईलैंड की करेंसी में आप एक्सचेंज करना चाहो तो नहीं होगी, वो भी हो जाएगी, ठीक है। पर ये जो मेजर करेंसीज जो चलती हैं वो कौन सी हैं? ये करेंसीज हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? फॉरेन एक्सचेंज। जब भी आप क्या करो कि एक करेंसी को दूसरी करेंसी से कन्वर्ट कर दो, ठीक है, इसको कन्वर्टिबिलिटी भी कहते हैं। एक्सचेंज कर दो या कन्वर्ट कर दो, इसको कन्वर्टिबिलिटी भी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं यार? फॉरेन करेंसी एक्सचेंज या फिर कन्वर्टिबिलिटी, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी। तो कुछ नहीं किया आपने, एक करेंसी को दूसरे के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आगे लिखिए एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट वो रेट जिसमें एक करेंसी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट हो जाए। ऐसी रेट जिसमें वन करेंसी दूसरी करेंसी में, अनदर करेंसी में कन्वर्ट हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सचेंज रेट, ठीक है जी। इसका एग्जांपल देखिए, आजकल अगर $1 आई थिंक 90 के आसपास चल रहा है, फॉर एग्जांपल आप लेके चलो 90 रुपीज, ठीक है। तो अगर आप $1 दोगे तो आपको कितने मिलेंगे? 90 रुपए, ठीक है। हालांकि पूरे 90 नहीं मिलते, बीच में कुछ बैंक अपनी कमीशन भी काट लेता है, ठीक है। तो पूरे हमेशा 90 हाथ में नहीं आएंगे, उसमें वो जीएसटी वगैरह लगा देता है, अपनी कमीशन ले लेता है, ठीक है। वैसे इंटरनेशनल लेवल पे जो सीन चल रहा है वो क्या है कि $1 इज इक्वल टू 90 रुपीज, यानी 90 रुपए दोगे तो आपको $1 मिलेगा, या आप $1 दोगे तो आपको कितने मिलेंगे? 90 रुपए मिलेंगे। ये क्या चीज होगी? एक्सचेंज, ठीक है। मार्केट में पौंड बहुत महंगा है, ऐसा माना जाता है पौंड की जो वैल्यू है 100 से भी ऊपर है, ठीक है। पौंड की जो वैल्यू फॉर एग्जांपल आप लेके चलो, मुझे नहीं पता इस समय कितना चल रहा है, 1 पौंड इज इक्वल टू आप लेके चलो 101 रुपए है, ठीक है। तो 1 पौंड के बदले आपको कितना मिला? 101 रुपए देके कितना पौंड मिलेंगे? 1 पौंड। तो ये क्या होगी? इसकी एक्सचेंज रेट,
रेट, ये जो फिगर है ये क्या है इसकी, एक्सचेंज रेट है। चलो हम फॉरेन करेंसी का बताते हैं, दोबारा बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इनको बताया कि फॉरेन करेंसी एक्सचेंज और करेंसी कन्वर्टिबिलिटी, ये चीजें हमने पढ़नी है आज। तो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज क्या होती है कि जब आप फॉरेन करेंसी को भारतीय करेंसी में या भारतीय करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट एक्सचेंज कर ले, तो उससे क्या होता है, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। तो मैंने इनको बताया कि मेन जो करेंसीज है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है वो कौन सी है, डॉलर, पौंड, यूरो, येन और renminbi, जो मेन दावेदार करेंसीज है, ठीक है, जिनके ऊपर पूरा विश्व का ट्रेड चलता है। डॉलर सबसे सुप्रीम है, ठीक है। तो डॉलर किसकी है, यूएस की, पौंड किसकी है, ब्रिटेन की, यूरो किसकी है, यूरोपियन यूनियन की, येन किसकी है, जापान की, renminbi किसकी है, चाइना की, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या हुआ, जब आप अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी में एक्सचेंज कर लें तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज। फिर मैंने इनको बताया एक्सचेंज रेट क्या होता है, वो रेट जिसमें वन करेंसी दूसरी करेंसी में एक्सचेंज हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, वो क्या होती है, एक्सचेंज रेट। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि एज्यूम करो कि $1 90 का है, ठीक है, तो 90 रुपए देकर आपको $1 मिला, या $1 दोगे तो कितने पैसे मिलेंगे, 90 रुपए, ठीक है। तो ये क्या होगी, एक्सचेंज रेट। ऐसी तरह जो पौंड है, पौंड महंगा है डॉलर से। फॉर एग्जांपल 1 पाउंड इज इक्वल टू 101 रुपए है, 101 रुपए दोगे बैंक को तो 1 पाउंड मिलेगा, या कोई फॉरेनर आके 1 पाउंड देगा तो उसको कितने पैसे मिलेंगे, 101 रुपए। ये इसकी क्या होगी, एक्सचेंज रेट। हालांकि मैंने इनको ये भी बताया कि अगर आप लेने जाओ तो 90 रुपए पूरे इन हैंड नहीं मिलते, क्योंकि उसके ऊपर जीएसटी भी कटती है, ठीक है, और उसके ऊपर आपका कमीशन भी होती है बैंक की, ठीक है, तो वो कुछ पैसे कटते हैं यहाँ पर स्टिल एक्सचेंज रेट वो रेट है जो मार्केट ने एक फिक्स करके रखी हुई है, मार्केट के हिसाब से चलती है ये एक्सचेंज रेट, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये। अब ये करेंसी देनी किसने है, कुछ ऐसे बैंक्स हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको किससे अथॉरिटी मिली हुई है, आरबीआई से, क्योंकि आरबीआई अल्टीमेटली जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है उसको वो किसके हाथ में है, आरबीआई के हाथ में, ठीक है। तो आरबीआई ने बैंक्स को और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये अधिकार दिया है कि अगर आपके पास कोई करेंसी लेके आता है तो आप उसको एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। प्राइवेट भी खुल सकता है, कंपनीज जैसे वेस्टर्न यूनियन, ठीक है, पर आपको लाइसेंस किससे लेना पड़ेगा, आरबीआई से। ऐसा नहीं कि दुकान खोल दी बैठ के, चलो भी वेस्टर्न यूनियन का बोर्ड लगा दी करेंसी एक्सचेंज, यहाँ पर करेंसी एक्सचेंज होती है, ऐसे नहीं होता, ठीक है, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा आरबीआई से, ठीक है जी। समझ में आ गया जी सारा। तो ये क्या था, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। आगे चलिए, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया आपको। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझ में आ गया। चलिए, तो ये जो एक्सचेंज रेट है ये कैसे डेवलप हुआ, एक्सचेंज रेट कैसे डेवलप हुआ। चलिए 1920s और 25 के एरा में सबसे पहले, उस समय जो डॉलर जो था उस समय भी डोमिनेटिंग करेंसी थी, ठीक है, चाहे ब्रिटेन का राज था, पर इस समय यहाँ पे आता है क्या हुआ, ब्रिटेन जो था वो अब स्ट्रॉन्ग पावर नहीं रहा, ब्रिटेन की जगह यूएस सबसे सुप्रीम पावर था, ठीक है। यूएस के बाद कौन था, सोवियत, ठीक है। तो जो सबसे सुप्रीम पावर होगा नेचुरली उसकी करेंसी ज्यादा एक्सेप्टेबल होगी। तो 2025 के एरा में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ब्रिटेन के रिसोर्सेज सारे खराब हो गए, ब्रिटेन अब इकोनॉमिकल पावर ना रहा, अब उसकी का किसने ओवरटेक कर लिया, यूएस ने। तो यूएस की करेंसी डोमिनेटिंग थी। अब सारी की सारी जो करेंसीज थी वो किसके साथ लिंक्ड होगी,
डॉलर के साथ लिंक हुई है, वो उस एरा से हुई है। ठीक है, तो यहां पर जो डॉलर का प्राइस है वो कैसे फिक्स किया गया? उन्होंने क्या किया, उन्होंने डॉलर के प्राइस को फिक्स कर दिया 1 आउंस ऑफ गोल्ड से, जिसको हम क्या कहते हैं 28 ग्राम ऑफ गोल्ड। और डॉलर से क्या फिक्स किया? रुपये की वैल्यू। कैसे? उन्होंने क्या कि 1 आउंस, अब 1 आउंस कितना होता है? OUNCE आउंस। 1 आउंस कितना होता है? 28 ग्राम ऑफ गोल्ड। अब गोल्ड की खासियत है, गोल्ड ओवरऑल कम है और प्रीशियस मेटल है। ठीक है, जो चीज कम होती है उसकी रेट बढ़ता ही रहता है। ठीक है, अब उनको ये पता था कि गोल्ड मार्केट में कम है, उसका रेट फ्लक्चुएट करता ही रहता है। ठीक है, और प्रीशियस मेटल भी आज का नहीं, प्राचीन काल से स्वर्ण जो है करेंसी है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, 28 ग्राम ऑफ गोल्ड के साथ डॉलर को अटैच कर दिया। अब जैसे, अब फॉर एग्जांपल 28 ग्राम का गोल्ड का अगर प्राइस बढ़ेगा तो डॉलर का भी प्राइस बढ़ेगा। और डॉलर को किसके साथ अटैच कर दिया? रुपये के साथ। अगर डॉलर का प्राइस बढ़ेगा तो रुपये की प्राइस में भी उसके हिसाब से एडजस्टमेंट होगी। यानी फॉर एग्जांपल गोल्ड का प्राइस बढ़ा 80, ठीक है, डॉलर का भी इसके साथ लिंक्ड है, डॉलर का भी प्राइस बढ़ा तो यहां पे रुपये का भी प्राइस बढ़ेगा। गोल्ड के प्राइस के ऊपर डिपेंड है डॉलर और डॉलर के ऊपर डिपेंड है रुपया। अगर गोल्ड का प्राइस घटेगा डॉलर का प्राइस भी घटेगा, रुपये का प्राइस भी घटेगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, हमने इसको किसके साथ बाउंड कर दिया? गोल्ड के साथ। ठीक है, गोल्ड के साथ को हमने क्या कर दिया? लिंक कर दिया। गोल्ड बढ़ा, डॉलर बढ़ा, रुपया भी। ठीक है, रुपया घटेगा, रुपया घटेगा। ठीक है, डॉलर की वैल्यू जैसे कि आज 90 रुपीस है, उस समय कितनी होती थी? जैसे $1 इज इक्वल टू 0.33। ठीक है, या $1 फिक्स का गया 1 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज, 4 रुपीज, 5 रुपीज। ये कैसे आया? इसलिए आया, इसके दाम बढ़े, गोल्ड के दाम बढ़े, डॉलर के दाम बढ़े, उस हिसाब से रुपये का भी फ्लक्चुएट चलता था। ठीक है, आस्ते आस्ते रुपये के साथ डॉलर बढ़ता गया। समझ में आ गया? ये इसमें हमने क्या कर दिया? गोल्ड स्टैंडर्ड कर दिया। इसको हम क्या कहते हैं? गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड। चलिए ये बताइए, ये समझ में आया? आ गया? डाउट तो नहीं है? दोबारा बता देता हूं। उन्हें डॉलर को किसके साथ अटैच कर दिया? 1 आउंस ऑफ गोल्ड। 1 आउंस ऑफ गोल्ड कितना होता है? 28 ग्राम ऑफ गोल्ड। और बाकी को किसके साथ अटैच कर दिया? रुपये के साथ। ठीक है, अब 28 ग्राम ऑफ गोल्ड, अब फॉर एग्जाम्पल $1 इज इक्वल टू 1 रुपीज। जो गोल्ड की वैल्यू उस समय चल रही थी 28 ग्राम, तो $1 इज इक्वल टू 1 रुपीज है। फिर क्या हुआ? सेकंड केस में गोल्ड की वैल्यू इंक्रीज हुई, तो $1 कितना हो गया? 2 रुपीज। फिर गोल्ड की वैल्यू इंक्रीज हुई, $1 इज इक्वल टू 3 रुपीज। डॉलर उठ रहा है ना, डॉलर हाईवी हो रहा है ना आप पे। ठीक है, फिर हुआ $1 इज इक्वल टू 4 रुपीज। सपोज करो गोल्ड की वैल्यू फिर गिर गई, $1 इज इक्वल टू 3 रुपीज। सपोज करो फिर गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई, $1 इज इक्वल टू 4 रुपीज। जैसे जैसे गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी उस हिसाब से डॉलर और रुपये की वैल्यू में वेरिएशन आएगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी करेंसी स्ट्रांग हो रही है, इसका मतलब ये है कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, वैल्यू हमारे रुपये की घट रही है। क्यों? एक टाइम था जब $1 कितने का था? 1 रुपए का था। आज $1 कितने का है? 4 रुपए में। पहले $1 मिलता था, आज 4 रुपए देके $1 मिल रहा है। इसका मतलब क्या? हमारे वैल्यू कम हो रही है और डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। डॉलर की वैल्यू क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि मार्केट में गोल्ड की वैल्यू बढ़ती जा रही थी। समझ गए ना? फॉर एग्जांपल आज 10 रुपए की एक ब्रेड है, ठीक है, 2 साल बाद 20 रुपए की वो ब्रेड हो जाएगी, तो आपकी करेंसी की वैल्यू कम हुई है। जहां आपकी करेंसी 10 रुपए में एक चीज खरीद सकती थी, वो कितने में खरीद रही है? 20 रुपए में खरीद रही है। आपकी करेंसी की वैल्यू कम हुई है यहाँ पर। तो यहां पर भी यही है,
ऐसे डॉलर बढ़ता गया, आज डॉलर कितना चला गया, 90 रुपए। इसका मतलब आपकी करेंसी की वैल्यू कम होगी ना। कहाँ 1 रुपए देके $1 मिलता था, कहाँ 90 रुपए देके $1 मिल रहा है। और ये कैसे हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि गोल्ड की वैल्यू बढ़ती गई, डॉलर की वैल्यू बढ़ती गई। समझ में आ गया? ये पहले ये समझने की कोशिश करिए, बहुत टिपिकल जो है। हाँ, रुपये पीस बेसिस। देखिए ये तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड था, उन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को एक बनाना था कि हम डॉलर को कैसे, देखो डॉलर है इंटरनेशनल एक्सेप्टेड करेंसी। देखो मैं डिवेल्युएशन वगैरह अभी कराऊंगा, अभी वही कराने आया हूं मैं, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, डिवेल्युएशन अभी कराने लगा हूं। आप मुझे पहले ये बताओ कि आपको ये चीज समझ में आई है, ये बहुत टेक्निकल टॉपिक है, चल रहा हूं मैं अभी आगे। अभी जितना पढ़ा है इसमें क्या प्रॉब्लम है ये बताइए पहले आप। देखो ये सिस्टम अभी आप समझने की कोशिश करो, ये सिस्टम अब खत्म हो चुका है। आपको मैंने हिस्ट्री पढ़ानी शुरू की है, अभी ये सिस्टम खत्म हो चुका है। अब ये इस समय इंटरनेशनल एक्सेप्टेड सिस्टम नहीं है, इसके अलावा बहुत सी चेंजेस आएंगे। अभी मैं आपको डॉलर की फिक्सेशन, सर डॉलर की फिक्सेशन इसलिए की गई क्योंकि उस समय उन्होंने देखा कि जितनी कंट्रीज है सबसे पावरफुल कंट्री कौन है, जिसकी इकोनॉमी ज्यादा पावरफुल होगी, जिसका ट्रेड ज्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, 3 कंट्री थी, ब्रिटेन, यूएस और यूएसएसआर। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि इन 3 में से सबसे पावरफुल कंट्री कौन सी है जिसकी इकोनॉमिकली जीडीपी ग्रोथ में, तो वो कौन सी आई, यूएस। अगर ब्रिटेन आती तो उन्होंने पौंड के साथ कर देना, अगर ब्रिटेन आती तो उन्होंने पौंड के साथ कर देना था। पर उस समय जो वर्ल्ड को डोमिनेट कर रही थी वो कौन कर रही थी, यूएस। वो क्यों, क्योंकि ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड में जीत तो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई थी उसकी हालत खस्ता हो गई थी, वो इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग नहीं रहा। इकोनॉमिकल पावर कौन बन गया, यूएस बन गया। देखिए उस समय कोई ऐसी एजेंसी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि यूएन का गठन भी बहुत बाद में हुआ था। ठीक है, पर ये इनकी एक आपस में एक मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, उस मीटिंग में देशों ने डिसाइड किया था। उस यूएन का गठन तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत बाद में हुआ है। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ, यूएन का पिक्चर में ही नहीं आया। ठीक है, यूएन का तो इतना भी बड़ा रोल नहीं था, ये इन लोगों की आपस की मीटिंग थी जिसमें उन्होंने बड़े बड़े देशों ने डिसाइड किया था कि ये फिनोमिना हम चलाएंगे। पहले बताइए ये क्लियर हो गया आपको, फिर आगे चले, क्योंकि ये समय एक्सेप्टेबल है ही नहीं, हमने इसके ऊपर ज्यादा नहीं जाना क्योंकि ये एक्सेप्टेड ही नहीं है इस समय, ये सिस्टम चल ही नहीं रहा। ठीक है ना, ये बताइए पहले ये क्लियर हुआ फिर हम आगे चले। चलिए 1947 में हमको आजादी मिली और आजादी के बाद वर्ल्ड लेवल पे बहुत चेंजेस आए। आजादी से पहले एक इंस्टीट्यूशन का गठन हुआ था जिसका नाम क्या था, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। और ये किसके थ्रू हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम क्या था, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। हालांकि इसके ऊपर हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब वो प्रॉपर आईएएस के बैच चलेंगे। अभी तो हम पीसीएस कोर्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं ना, जब वो आईएएस के बैच चलेंगे उस समय ये पढ़ने वाला चैप्टर है ये। ठीक है, ब्रेटन वुड सिस्टम, उसके तहत ये इसका गठन हुआ। ठीक है, अब इसको हम क्या कहते हैं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो बना उसको किस सिस्टम से बना, ब्रेटन वुड सिस्टम से। ब्रेटन वुड क्यों, क्योंकि ब्रेटन वुड में इसका मतलब कि यहां पर मीटिंग हुई थी और इसका गठन हुआ था। ठीक है, चलिए अब दूसरा सिस्टम क्या आया एक्सचेंज रेट को तय करने में। जो गोल्ड स्टैंडर्ड के बाद दूसरा सिस्टम आया वो कौन सा था, ब्रेटन वुड सिस्टम। गोल्ड स्टैंडर्ड पहला सिस्टम था, उसी वर्ल्ड को कौन सा सिस्टम मिला, ब्रेटन वुड सिस्टम। ठीक है, अब ये जो सिस्टम मिला वो क्यों मिला, क्योंकि ब्रेटन वुड में कॉन्फ्रेंस हुई थी और इस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया था कि अब जो करेंसी एक्सचेंज सिस्टम होगा वो ब्रेटन वुड सिस्टम ही होगा। ठीक है,
चलिए अब इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें उन्होंने पाया अमेरिका और सोवियत में कोल्ड वॉर चल रही है, ठीक है, पर उन्होंने जब जीडीपी और इकोनॉमिकल ग्रोथ देखी तो उसमें उन्होंने क्या पाया, यूएस आज भी स्ट्रांग है, आज भी स्ट्रांग है, ठीक है। तो उन्होंने बोला नेचुरली है तो करेंसी कौन सी स्ट्रांग रहेगी, डॉलर, और सारी करेंसी जो होंगी वो किसके ऊपर चलेंगी, डॉलर के ऊपर। अब यहां पर सिस्टम क्या आया, उन्होंने बोला यूएस को ब्रेटन वुड्स सिस्टम में कि यूएस पहली बार अगर आपने $1 प्रिंट करना है तो आपको 1 ग्राम ऑफ गोल्ड अपनी फेडरल बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा। और ये सिस्टम जो आया ये भारत और बाकी कंट्रीज को भी लागू हो गया। मतलब फॉर एग्जाम्पल भारत ने अगर एक नोट प्रिंट करना है, ठीक है, एक करेंसी प्रिंट करनी है तो उसके लिए आपको मिनिमम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड आपके पास होना चाहिए। ऐसे नहीं करेंसी प्रिंट करनी, जब सुबह उठे चक के करेंसी प्रिंट कर दी, ऐसे नहीं होता, ठीक है। आपके कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, एक नोट प्रिंट करने के लिए 1 ग्राम ऑफ गोल्ड आपका होना चाहिए। अब वो नोट को किस वैल्यू का होगा वो डिसाइड कौन करती है, इंटरनेशनल कम्युनिटी करती है, 500 की वैल्यू होगा या कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। पर क्योंकि इंटरनेशनल करेंसी कौन सी एक्सेप्टेड हुई, डॉलर, उन्होंने बोला $1 अगर आपने प्रिंट करना है तो उसके लिए आपके पास कितना गोल्ड होना चाहिए, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। क्लियर है जी, समझ में आ गया, ठीक है। अमेरिका कहता ठीक है हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और उन्होंने बोला फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आदमी आपको गोल्ड देता है उसके बदले आपको डॉलर देना पड़ेगा। पहले तो अमेरिका खुश हो गया, अमेरिका कहता हमारी तो बल्ले बल्ले होगी, गोल्ड प्रीशियस मेटल है, ठीक है, तो गोल्ड कोई हमको देगा, हम $1, अगर उसने किसी ने आपको 1 ग्राम ऑफ गोल्ड दिया तो आप उसको कितना दोगे, $1, $1, ठीक है। अगर आपको किसी ने 1 ग्राम ऑफ गोल्ड दिया आप कितना दोगे, $1। अगर किसी फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने आपको 2 ग्राम ऑफ गोल्ड दिया तो अमेरिका को कितना देना पड़ेगा, $2। ये उन्होंने कहा आपको करना पड़ेगा। अमेरिका उस समय लालच में आ गया, अमेरिका कहता है इससे क्या होगा, मेरा तो गोल्ड बढ़ेगा, ठीक है। अमेरिका ने फटाफट इसको साइन कर दिया कि वी एक्सेप्टेड ब्रेटन वुड सिस्टम। क्लियर है। अब प्रॉब्लम कहां पर आई, प्रॉब्लम ये आई कि देश इकट्ठे हो गए, कंट्रीज इकट्ठी होगी, खासकर वो कंट्रीज जो यूएसएसआर की सपोर्ट में थी, सोवियत की सपोर्ट में थी, ठीक है। अब उसमें कौन थी, चाइना, इंडिया, ये कंट्रीज ऐसी हैं जो सोवियत के साथ थी। भारत के साथ यूएस के अच्छे रिलेशन नहीं रहे। इंदिरा गांधी को तो उसने बाहर क्या नाम है पेड़ करवा दी थी, ठीक है। जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो सबसे पहले आवाज उठाने वाला यूएस था यहां पर, ठीक है। तो भारत के साथ अच्छे रिलेशन नहीं थे, सोवियत के साथ अच्छे रिलेशन थे। तो सोवियत ने इन कंट्रीज को क्या बोला, भैया एक बहुत अच्छा टाइम आया है कि हम डॉलर की सुप्रीमेसी को खत्म कर दें। उन्होंने कहा वो कैसे, देखो कोई करेंसी तभी सुप्रीम है जब तक वो मुश्किल से मिल रही है। जिस दिन वो करेंसी आम मिलने लग पड़े उसमें सुप्रीमेसी क्या चलेगी फिर। अब रुपया आम ले लो, डॉलर को ले सकते हो, डॉलर कभी देखा किसी के हाथ में, आज किसी के हाथ में करेंसी इतने पैसे भी हो एकदम से डॉलर नहीं ले सकता उसको, ठीक है। अब डॉलर को अगर खत्म करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, हर कंट्री के पास डॉलर का बेशुमार भंडार हो जाए। अगर हर कंट्री के पास डॉलर है, ठीक है, फिर आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट सीधी करने की क्या लोड़ है। आज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का पंगा क्यों है, क्योंकि आपके पास फॉरेन रिजर्व का पंगा क्यों है, आपके पास डॉलर नहीं है। तभी आप कहते हैं ना अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाओ कि हमको डॉलर्स मिले। अगर आज आम बंदे के बाद, आम कंट्री के बाद डॉलर आ जाए तो क्या यूएस का वर्चस्व रहेगा, नहीं रहेगा। यूएस को कौन पूछेगा, हर बंदे के बाद डॉलर आ जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने गेम चलाई, इन्होंने बोला ठीक है गोल्ड की जमाखोरी करो, गोल्ड को क्या करो, जमाखोरी करो, गोल्ड को इकट्ठा करना शुरू कर दो। क्योंकि यूएसएसआर ने बोला कि जो 1 ग्राम ऑफ
गोल्ड है, अगर आज 100 रुपए का है, ये नेचुरल सी बात है कि 2 साल बाद ये 200 का भी होगा, 500 का भी होगा, 1000 का भी होगा, क्योंकि गोल्ड प्रीशियस मेटल है। गोल्ड दुनिया में अवेलेबल नहीं है जल्दी, ठीक है। जब भी लड़ाई झगड़ा होता है गोल्ड की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। अभी देखो ना गोल्ड कहां चला गया, 90,000 तक, ठीक है। तो इन कंट्रीज ने क्या किया, गोल्ड को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब यूएस वाज बाउंडेड कि जितना आप दोगे उतना मैं डॉलर दे दूंगा। इन्होंने क्या किया, ये गोल्ड की पहले वेट करते थे, गोल्ड इकट्ठा कर लेते थे, 5 साल 6 साल गोल्ड की इन्होंने वेट की। जब गोल्ड चढ़ गया मार्केट में, क्योंकि गोल्ड जल्दी बढ़ेगा मार्केट में, तब ये यूएस के पास जाके खड़े होते थे कि ये पकड़ो भैया 1 ग्राम और $1 हमको दे दो, ठीक है। अब गोल्ड की वैल्यू ज्यादा हो गई है तो आपको डॉलर भी तो ज्यादा देने पड़ेंगे ना। 1 ग्राम के बदले $1 मिलेगा, पर गोल्ड की वैल्यू भी तो बढ़ गई है ना। तो गोल्ड की वैल्यू बढ़ी है तो डॉलर भी आपको ज्यादा देने पड़ेंगे। यूएस ने ये बात बोली कि अगर ऐसे ही आदमी गोल्ड ले लेकर मेरे पास आ जाएगा तो यूएस डॉलर तो हर बंदे के पास चला जाएगा। अगर यूएस डॉलर हर बंदे के पास चला जाएगा तो फिर हमारा वर्चस्व क्या रहेगा। आज बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंसेप्ट ही सारा डॉलर पे है। अगर आज भारत के बाद डॉलर का रिजर्व आ जाए तो भारत यूएस को पूछेगा? कभी नहीं पूछेगा। पाकिस्तान वर्गा देश आंखें दिखावेगा यूएस को। वो क्यों डरता है इन लोगों से? क्योंकि इन लोगों की डॉलर की सुप्रीमेसी है, ठीक है। तो उस समय जो यूएस को डर लगने लग पड़ा कि ये किसकी चाल चल रही है, सोवियत की, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, गोल्ड को महंगा करने देते हैं। जब गोल्ड महंगा होता है मेरे पास गोल्ड लेके आ जाते हैं, किसके बदले डॉलर्स हमको दो। अब गोल्ड महंगा हो गया तो डॉलर्स भी आपको ज्यादा देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अमेरिका इससे डर गया और 70s अमेरिका ने कह दिया वी आर आउट ऑफ ब्रेटन वुड्स सिस्टम, हम ब्रेटन वुड्स सिस्टम से बाहर होते हैं। ऐसे तुम्हारी करेंसी डुल जाएगी। जितना आज देखो ना, अगर ब्रेटन वुड्स सिस्टम रहता आज क्या नाम है, 1 तोला कितने का है, 90,000 का गोल्ड है, ठीक है। ग्राम के हिसाब से भी गोल्ड बढ़ गया है। आप जाओ वहां पर ज्यादा डॉलर लेके आ जाओ तो भैया यूएस की करेंसी की वैल्यू क्या रही। तो अमेरिका ने बोला, अमेरिका को भाप आ गई कि ये गेम किसकी चल रही है, सोवियत की चल रही है। और उसने कह दिया कि हम नहीं आते, हम आउट है। उन्होंने कहा भैया तुम ब्रेटन वुड में हो। कहते तो ब्रेटन वुड को चलाने वाला कौन है, मैं ही। आईएमएफ को फंड देने वाला कौन हूं, मैं ही हूं। जो मैं करूंगा वो होगा। एंड उसने बोल दिया तुमने, तुम्हारा ब्रेटन वुड तुमको मुबारक, मैं इस सिस्टम में नहीं आने वाला। और गुड्डा करती थी वो सिस्टम से आउट हो गया, ठीक है। तो ब्रेटन वुड सिस्टम क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। समझ में आ गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ आ गया आपको? तो हम आगे चले। आपको आ गया, हमें आ गया। अब हुआ क्या, अब कंट्रीज कहते भैया करना क्या, तुम तो बाहर हो गए, अब हम क्या करें। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने आईएमएफ के साथ मीटिंग की और आईएमएफ ने ये बात बोली, आप चलिए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे। दूसरा है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो उन्होंने कंट्रीज को बोला कि आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की तरफ चल जाओ, या आप फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की तरफ चल जाओ, या आप मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की तरफ चल जाओ, ठीक है। उन्होंने बोला 3 ऑप्शन हैं, जो कंट्री जैसे जाना चाहिए उत्थे चल जाओ, क्योंकि साडा था सिस्टम कोलैप्स कर गया, ठीक है। तो अब हुआ क्या, फिक्स्ड नहीं भैया हिंदी पंजाबी में नोट्स मिलने बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूं तुम हिंदी पंजाबी अगर इंग्लिश में मिल जाए वही गरीमत है। इंग्लिश में नोट्स मिल जाए गरीमत है।
सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट ये है, सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट। मैंने कल चंडीगढ़ में जीडीपी कराया, जीडीपी कराया, मेरे को 3 घंटे लग गए। बात खत्म होने की है नहीं, अगर आप बुक से पढ़ना शुरू कर दो ना। अच्छा, जब मैंने पढ़ाया ना, बाद में बच्चे कहते हैं सर बुक से पढ़ना शुरू करते हैं ना वो और उनको कुछ नहीं समझ में आता, कख नहीं समझ में आता। मैंने उनको एग्जांपल दे दे के मैथ्स की कैलकुलेशंस कर करके जीडीपी कराई है कल। सर हिस्ट्री के नोट्स में बात करूंगा, मैं काफी सेंड कर दिए हैं, आपको मिल जाएंगे। उसकी ना वो कर रहे हैं, वो ठीक नहीं करते जैसे उसको, वो सिस्टम बना रहे हैं उसका, लाइनिंग वगैरह ठीक करना प्रॉपर, वो मिल जाएंगे आपको, नोट्स हो चुके हैं उसके। 3 घंटे लग गए यार, मेरा सिर पकड़ के बैठ गया। मैं तो सच्ची में कल सर को बोला, मैं मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है सर, केड़ा पकड़ लिया मैंने सब्जेक्ट। देखो हिस्ट्री तो सिर दर्दी, वो देखो ना कितना टेक्निकल है यार। तुमको इकोनॉमी अच्छी लगती है ना, जिसको पढ़ाना होता है उसकी उसकी हालत खराब हो जाती है। 3 घंटे उन्होंने जीडीपी में लगा दी है, उनको एक एक एग्जांपल दे दे के मैथमेटिक्स। अब जीवीए मेथड कराया था मैंने, ऐसे जीवी मेथड देखो समझ नहीं आना आपको कहीं पर भी, दे दे के एक्सपेंडिचर मेथड एग्जांपल दे दे के उनको मैंने कराया। मेरे सिर देखो, आज भी मैंने आते ही मैडम को ये बात बोली है कि मैडम मैं 11:15 तक क्लास खत्म करूंगा, मुझे चक्कर आ रहे। आते ही ये वर्डिंग थी मेरी कि मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मैं खत्म कर दूंगा आज क्लास। ठीक है, चलिए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो पहला ऑप्शन उन्होंने क्या दिया कि मैं तो सर से भी बात करूंगा। लिटरली मेरा ना दिमाग कल सुन्न हो गया। और कल सर ने अगर मुझे कहा कि इकोनॉमी आपने करानी है, मेरा दिमाग हिल जाएगा। मैं तो हिस्ट्री करा जोगा नहीं रहूंगा, तो करनी है सर से बात रिगार्डिंग फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। चलिए फॉर एग्जांपल $1 इज इक्वल टू 90 रुपीज। ठीक है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या होता है, ये चीज कौन डिसाइड करती है, मार्केट नहीं डिसाइड करती। ये चीज कौन डिसाइड करेगी, किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक। जब किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक ये डिसाइड कर दे कि हम $1 के बदले कितने रुपये देंगे, कितने रुपये के बदले $1 देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है, वैसे ही 1 पौंड इज इक्वल टू 101 रुपया, ये कौन डिसाइड कर रहा है, आरबीआई डिसाइड कर रही है। यानी मार्केट फोर्सेस का कोई मतलब नहीं है इसके अंदर। डॉलर की डिमांड बढ़ी तो घटी, ऐसा कुछ नहीं है। जो डिसाइड किया किसने किया, आरबीआई ने कर दिया। ठीक है, दूसरा क्या है, फ्लोटिंग एक्सचेंज है। अब ये जो है $1 इज इक्वल टू 90 रुपीज, ये आरबीआई ने नहीं डिसाइड किया, ये किसने डिसाइड किया, मार्केट ने डिसाइड किया। जब डॉलर की डिमांड बढ़ी तो क्या वो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, डॉलर की डिमांड कब बढ़ेगी, जब डॉलर मार्केट में कम होगा। जब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज, $1 इज इक्वल टू 101 रुपया। जिस दिन डॉलर की डिमांड घट गई उस दिन क्या होगा, डॉलर गिर जाएगा। $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज, $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज। ठीक है, तो ये चीजें कौन डिसाइड कर रही हैं, ये चीजें डिसाइड कर रही हैं मार्केट फोर्सेस। और मार्केट फोर्सेस किस पे चलती है, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई पे। ठीक है, जिस चीज की डिमांड बढ़ेगी उसकी वैल्यू बढ़ेगी, जिस चीज की डिमांड घटेगी उसकी घटेगी। जिस चीज की डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम है, वैल्यू बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल डॉलर की डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम है, भैया $1 इक्वल टू 120 भी जा सकता है। अगर डॉलर की डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, $1 इज इक्वल टू 70 भी जा सकता है, क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड है नहीं है, तो वो डुबलेगा फिर डॉलर। हाँ, तो ये किसने डिसाइड किया, ये मार्केट फोर्सेस ने डिसाइड किया, आरबीआई का कोई लेना देना नहीं इसके अंदर। तो ये क्या हो गया, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तीसरा आ गया मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। आज के समय जो भारतीय गवर्नमेंट है इसको इस्तेमाल कर रही है, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट।
अब ये क्या है, गवर्नमेंट एक टारगेट फिक्स कर देती है। गवर्नमेंट कहती है, फॉर एग्जांपल, एक्सचेंज रेट कौन डिसाइड करेगा? मार्केट डिसाइड करेगी। ठीक है, मार्केट डिसाइड करेगी, हम बीच में इंटरवीन नहीं करेंगे। और उनका टारगेट क्या है? फॉर एग्जांपल $1 इक्वल टू 90 रुपीज है, उनका टारगेट है +10 और -10। यानी अगर डॉलर 100 रुपये तक चला गया या डॉलर 80 रुपये तक गिर गया, तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। जिस दिन 100 को टप के 101 हो गया, जिस दिन गिरकर 79 78 हो गया, उस दिन हम इंटरवीन करेंगे और अपने हिसाब से एक्सचेंज रेट को डिसाइड करेंगे। फ्लोटिंग भी है पर मैनेज्ड भी है, कि अगर एक लेवल पे वो चला गया बाहर, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तब हम आएंगे और उसको क्या करेंगे? मैनेज्ड करेंगे। अब आप ये बात बोलोगे कि सर डॉलर बढ़ गया, 100 हो गया, 120 हो गया, तब तो चलो समझ में आती है कि आरबीआई को करना पड़ेगा। ठीक है, अगर डॉलर घट गया तब आरबीआई को क्यों करना पड़ेगा? ये बात नहीं समझ में आई आपको? अगर डॉलर घट गया तब आरबीआई को क्यों करना पड़ेगा? चलो अब ये हम समझते हैं। बात समझ में आ गई ना? 130 हो गया तो मेरे को समझ में आ रही है बात कि भैया $1 तो 130 रुपये हो गया था, आरबीआई को आना पैना हूं। साडा रुपया बहुत ज्यादा गिर गया, पर जब साडा रुपया उठ गया, साडा रुपया तेज हो गया, फिर क्यों आके आरबीआई उन्होंने सेट करती है? क्या रुपया तेज होना भी गलत है साडे लिए? क्या ज्यादा रुपया तेज हो जाए वो भी गलत है? यस, वो भी गलत है। ये ना सोचो कि डॉलर तेज हो गया वही गलत है, रुपया भी जो तेज हो गया वो भी गलत है, क्योंकि इना की हो जाएगा, थोड़े एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? एग्जांपल देता हूं आपको। ये समझ में आ गया जी आपको? पहले ये बताइए क्या चीज में? देखो, मैंने उन्होंने टारगेट सेट कर दिया, $1 इक्वल टू 90 रुपीज। क्लियर है जी? उन्होंने कहा हम +10 -10 का टारगेट लेके चलते हैं। अगर $1 इक्वल टू 100 रुपया हो गया, हम कुछ नहीं बोलेंगे। 91 92 93 94 95 कुछ नहीं बोलेंगे। 96 97 98 99 100 कुछ नहीं बोलेंगे, देखते रहेंगे। 101 जिस दिन हो गया, हम मार्केट को अपने आप सेट कर 90 या 95 कर देंगे। इसको क्या कहते हैं? मैनेज। हुआ क्या? फ्लोटिंग के कारण, पर हमने मैनेज कर दिया ना, ज्यादा आगे भी नहीं जाने दिया उसको। अगर इतना ज्यादा आगे चला गया, इंपोर्ट नहीं महंगे हो जाएंगे हमारे, इंपोर्ट नहीं महंगे हो जाएंगे हमारे। ठीक है, वो बताऊंगा अभी मैं आपको सारा। चलिए, ये समझ में आ गया? ठीक है, अब चलिए करेंसी एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। ये बहुत टेक्निकल। मैंने जिस दिन ये चैप्टर कराया था ना चंडीगढ़ में, मैंने उस दिन सोच लिया था इकोनॉमी छोड़नी पड़ेगी। लिटरली बता रहा हूँ, और कल तो पक्की स्टेप लग गई जाके वहां पर। मैं करूंगा उसके बाद। अब देखो, इसमें मेरे को भी कंफ्यूजन है, पढ़ाते समय मुझे भी कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज, $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज। ठीक है, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हो गया कि $1 को खरीदने के लिए आपको कितने पैसे देने पड़ रहे हैं? 100 रुपए देने पड़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, भैया करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है ना, आपकी करेंसी की वैल्यू घट रही है ना। आप ब्रेड में आ जाओ, अगर आज एक ब्रेड 20 रुपए की है, 2 साल बाद वही ब्रेड 50 की हो जाए, आपकी करेंसी की वैल्यू घट गई, उसकी परचेजिंग पावर घट रही है। जहां 20 रुपए दे के ब्रेड मिलनी थी, आज कितने की मिल रही है? 50 रुपए दे के मिल रही है। क्यों? महंगाई होगी। ठीक है, महंगाई जब भी होती है आपकी करेंसी की वैल्यू घटती है।
ठीक है, अब यहां पर भी देखिए $1 इज इक्वल टू 100, 120, 150, ये क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन हो रही है आपकी करेंसी की। आपकी करेंसी की क्या हो रही है? डेप्रिशिएटिंग। क्यों? पहले 100 रुपया देके डॉलर मिल रहा था, अब 120 रुपए देके डॉलर मिल रहा है, आने वाले टाइम में 150 रुपए देके डॉलर मिल रहा है। करेंसी की वैल्यू घटेगी ना डॉलर के सामने। और एप्रिसिएशन बढ़ कौन रहा है? डॉलर। जब फॉरनर आएगा, $1 के बदले उसको 100 रुपया मिल रहा था, अब $1 के बदले उसको कितने मिल रहे हैं? 150 रुपए। यानी आपकी करेंसी स्ट्रांग है ना। जहां पहले आप 100 रुपया ले रहे थे, आप कितने ले रहे हो? 150 रुपए। उसकी एक्सचेंज रेट स्ट्रांग है ना उसकी अब। तो इसको हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। समझ में आया? पहले डेप्रिसिएशन समझ में आ गया? डेप्रिसिएशन। नहीं नहीं नहीं, रुपया हमेशा सबॉर्डिनेट रहेगा। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज, देखो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्या है? $1 इज इक्वल टू 100 रुपए। अब आप ये बात कहते हो कि हमने रुपये को ऊपर क्यों नहीं उठाया? मैं आपको बता रहा हूं ना, अगर रुपये को ऊपर उठाएंगे तो होगा क्या। इन्होंने पूछा कि हमेशा रुपया नीचे ही रहेगा, हमने ऊपर उठा के करना भी क्या? ऊपर उठा के हमारा एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा। वो मैं आपको बताने वाला हूँ, यही बताने वाला हूं मैं आपको कि करेंसी, अगर रुपया उठाने से ही सब कुछ हो जाता तो आज यूएस और चाइना की ट्रेड वॉर क्यों चल रही है? ये ट्रेड वॉर क्यों चल रही है? इस ट्रेड वॉर में ये हो रहा है कि जो चाइना है वो बार बार अपनी करेंसी को जानबूझकर घटा रहा है। वो जानबूझकर घटा रहा है ताकि उसके एक्सपोर्ट बढ़े। अगर ऐसे ही होता, अगर बढ़ाना ही होता, वो क्यों घटा रहा है? ये तो उनका कारण है ट्रेड वॉर का आपस में, मैं बता रहा हूं भैया। देखो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या है? $1 इज इक्वल टू 90 रुपीज। ये किसे, ये मार्केट ने नहीं डिसाइड किया, कि डिमांड एंड सप्लाई में नहीं डिसाइड किया, ये किसे डिसाइड किया? आरबीआई ने। उन्होंने फैक्टर्स लेके और अपने आप डिसाइड कर दिया। मार्केट का इसके अंदर कोई रोल नहीं है, ठीक है, कोई डिमांड एंड सप्लाई का रोल नहीं है। जस्ट सेंट्रल बैंक ने क्या किया? उसको डिसाइड कर दिया। ये क्या होता है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। चलिए, अब एप्रिसिएशन क्या होता है? अब आप बताओ, रुपया यहां स्ट्रॉन्ग है या यहां स्ट्रॉन्ग है? यहां स्ट्रॉन्ग है। पहले $1 देने के लिए कितने पैसे देने पड़ रहे थे? 100 रुपए। अब $1 देने के लिए कितने देने? 70 रुपए। तो रुपया नहीं स्ट्रॉन्ग हुआ, तो डॉलर वीक हुआ या ना हुआ? इसको हम क्या कहते हैं? एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब एप्रिशिएट किया, उठाया, एप्रिशिएट किया तुमको। डेप्रिशिएट का मतलब क्या है? बिठाया, नीचे गिर गया, ठीक है, डेप्रिसिएशन। अब चलिए इसके इफेक्ट क्या होते हैं। अब थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो सकता हूं, तो मैं पहले सॉरी कह देता हूं, यहां पर मैं भी कंफ्यूज हो सकता हूं, ठीक है, बहुत टेक्निकल है। वो मेरा एक फ्रेंड है, वो वहां यूएसए में, मिशिगन में, पहले श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में रहा, तो उसने किया हुआ था इकोनॉमिक्स। तो उसने मेरे को समझाया सारा कर करके, तब इकोनॉमी पढ़ाने जोगा हुआ, नहीं तो बहुत मुश्किल है यार, ये तो बहुत ही मुश्किल टॉपिक है, ठीक है। चलिए, फॉर एग्जाम्पल एक इंडियन मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, और उसकी जो सेलिंग प्राइस है टी शर्ट का, वो कितना है? 100 रुपया। एक इंडियन मैन्युफैक्चरर है, उसने टी शर्ट बनाई और उस टी शर्ट का सेलिंग प्राइस कितना है? 100 रुपया। अब उसने ये टी शर्ट कहां पर बेचनी है? यूएस में, अमेरिका में, मतलब अब उसने डॉलरों से डील करना है, ठीक है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल $1 इज इक्वल टू 20 रुपीज। $1 कितने हैं? कि $1 की वैल्यू क्या चल रही है? 20 रुपए, ठीक है। अब ये कहां पर आई? अमेरिका में। तो अमेरिका के हिसाब से कि उनको वो टी शर्ट मिल जाए $5। फॉर एग्जाम्पल रुपया स्ट्रॉन्ग हो गया, रुपया क्या कर गया? एप्रिशिएट कर गया।
$1 इज इक्वल टू 10 रुपीज। अब अमेरिका में अगर आओगे तो कितने देने पड़ेंगे? तो बताओ एप्रिसिएशन अच्छा या डेप्रिसिएशन अच्छा? क्यों? क्यों? जब आपकी प्रोडक्ट पहले $5 में बिक रही थी तो वो कितने की बिकने लग पड़ी? $10 में। भैया वो क्यों लेगा आपसे? चाइना वर्गा नहीं बैठा हुआ। $5 खर्च करेगा या $10 खर्च करेगा? सस्ती कहां पर है? यहां पर है या यहां पर है? सस्ती कहां पर है? टी शर्ट उनके लिए सस्ती कहां पर है? डेप्रिसिएशन में सस्ती है ना, एप्रिसिएशन में तो सस्ती नहीं है ना। जितना ज्यादा रुपया गिरेगा उतना ज्यादा ये कम नहीं होगा। समझो और रुपया गिरा $4, $3, और अगर रुपया बढ़ गया ये तो बढ़ती जाएगी। कहां उसको $10 देने पड़ रहे हैं, कहां उसको $5 देने पड़ रहे हैं। तो वो आप सस्ती चीज लेगा या महंगी चीज लेगा? वो तो सस्ती लेगा। जब भी करेंसी की वैल्यू गिरेगी, करेंसी डेप्रिशिएट होगी, आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा क्योंकि आपकी चीजें सस्ती हो जाएंगी। समझ में आया? कंफ्यूजिंग है ना? कंफ्यूजिंग? बोल जाएगा। पहले बताओ ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया आपको? किस किस को नहीं आया समझ? एक बहुत जनरल फिगर बता दी मैंने आपको। ये अब आप बताओ कि चाइना को पागल कुत्ते ने काटा है, अपनी कंट्री को बार बार गिरा रहा है। क्यों? यही तो ट्रेड वॉर है। उनको यही तो प्रॉब्लम है चाइना से। वो क्या करता है, अपनी कंट्री को जान के अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करता है ताकि हमारा सस्ता हो जाए माल और हम मार्केट में ओवरटेक कर जाए। चलो रिपीट करो, मुझे पता था नहीं समझ आया। पहले तो मुझे भी समझ नहीं आया था। चलिए अब मेरे को बताओ रुपया कहां स्ट्रॉन्ग है? यहां स्ट्रॉन्ग है या यहां स्ट्रॉन्ग है? इधर स्ट्रॉन्ग। नेचुरली बात है, यहाँ $1 लेने के लिए $20 देने पड़ रहे हैं, या $1 लेने के लिए $10 देने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका रुपया स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल आपकी टी शर्ट की कीमत कितनी है? ₹100। आपने कहां पर बेचनी है? यूएस में। अब $1 इज इक्वल टू 20 रुपीज है। $1 ₹20। ठीक है, तो यहां पर जो फॉरेनर है, अमेरिकन है, उसको कितने डॉलर देने पड़ेंगे कि वो इसको खरीद ले? $5। क्या $5 में ये नहीं आ जाएगी? इसको आएगी या नहीं आएगी? आ जाएगी। ठीक है ना? आगे चलिए। फॉर एग्जाम्पल $1 अब इक्वल टू 10 रुपीज हो गया। अब रुपया बढ़ गया 10, कहां $20 देके, कहां $10 देकर $1 मिल रहा था। अब बताओ उसको कितने देने पड़ेंगे? $10 देने पड़ेंगे। 10 into 10 तभी बनेगा। $1 अगर $10 का है तो $10 कितने का होगा? 100 का। तो भैया $10 ही देने पड़ेंगे ना। तो उनके लिए क्या ये महंगी नहीं होगी? पहले कितने की थी? $5 की। फिर कितनी होगी? $10 की। लेगा चाइना वर्ग का बागड़ बिल्ला नहीं बैठा हुआ, वो आपसे लेगा। तो जब भी रुपया उठेगा हमारा एक्सपोर्ट गिरेगा, हमारा एक्सपोर्ट गिरेगा। रुपया उठना भी अच्छा नहीं है। जब भी ये गिरेगा हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, क्योंकि चीजें क्या हो जाएंगी? सस्ती हो जाएंगी यहां पर। अब चाइना के साथ क्या प्रॉब्लम है? ये तो हो गया एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होगी? जब मार्केट की वजह से गिर गया, जब मार्केट की वजह से गिर गया। एक होता है डिवैल्यूएशन, एक होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ? मार्केट की वजह से घट गया। डिवैल्यूएशन का मतलब वो आपने जान की उसकी वैल्यू को गिर दिया ताकि आपका एक्सपोर्ट सस्ता हो जाए। यही कारण है यूएस और चाइना की ट्रेड वॉर का। वो यूएस चाइना पे एलिगेशन लगाता, तुम जान जान के अपने पैसे को क्या करते हो? घेरते हो ताकि आपका एक्सपोर्ट सस्ता हो जाए और हम आपसे कम्पीट नहीं कर।
ना, वो चाहता कि तुम ना गिरो, तभी उसने टैरिफ लगा दिए ना, तभी उसने टैरिफ लगा दिया ना कि ठीक है तुमने सस्ता कर दिया, हम तुम पे टैरिफ लगाएंगे, वो महंगा हो जाएगा। और उसने इंडिया पे भी एलिगेशन लगाया कि इंडिया भी गिरती है। ये भी अब समझ में आया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बताओ आपको आ गया समझ? आपको आ गया ना? आ गया नहीं है? नहीं, हाँ नहीं है, फिर बता देता हूँ, ये तो होता ही है ऐसे। अब बताइए समझ में आ गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? चलिए, तो डीवैल्यूएशन क्या होती है? जब जान के किया जाए। एवैल्यूएशन क्या होगी? जब उसको जान के उठाया जाए। ठीक है, तो चाइना क्या कर रही है? जान जान के अपनी करेंसी को गिर रही है, और उसके कारण क्या होता है कि उनका जो एक्सपोर्ट होता है वो सस्ता हो जाता है। फॉरेन कंट्रीज नहीं गिर रही, वो क्या करती हैं? वो उनके कम्पीट कर नहीं सकती, उनका ट्रेड डिक्लाइन हो जाता है। अब वो इंडिया पे भी एलिगेशन लगाता है कि इंडिया भी चाइना की तरह ये काम करती है, और उसने स्टेटमेंट नहीं थी, इंडिया और चाइना, कनाडा और वो क्या नाम है, मैक्सिको ने बहुत किया, और उसने स्पेशली इंडिया का नाम ले लिया कि इंडिया ने तो हमको बहुत लूटा। वो कहता है कि जब हमारी चीज आती है उसके ऊपर ट्रेड बैरियर्स लगा देते हैं, और वहां पर जाके क्या करते हैं? अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट कर देते हैं, जिससे इनका चीज सस्ती हो जाती है, हम कंपीट नहीं कर पाते, और अल्टीमेटली हमारा डैमेज हो जाता है। ये है चाइना और अमेरिका की ट्रेड वॉर। समझ में आ गया? चलूं आगे? हाँ बता दिया, डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन फर्क बता दिया मैंने आपको। ऑनलाइन स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आगे चले। चलिए, चलिए अब एक चीज देखें, $1 इज इक्वल टू 10 रुपीज, $1 इज इक्वल टू 20 रुपीज। हमको ये बात तो समझ में आ गई, जिसने एक्सपोर्ट करना उसको यहां बेनिफिट है, जिसे इंपोर्ट करना है उसको कहां बेनिफिट है। अब ये तो गया एक्सपोर्ट करना, जिसने किया एक्सपोर्ट, ठीक है, उसको तो बेनिफिट मिल गया वहां पर। अब फॉर एग्जांपल इंपोर्टर भी तो होते हैं ना जो बाहर से मंगाते हैं, वेरी गुड, वहीं पर ही है। अब बताओ उसको कहां पर बेनिफिट है? बताओ, एक्सपोर्टर को बेनिफिट कहां पर है? $1 इक्वल टू 20 में इंपोर्टर को बेनिफिट कहां होगा? $1 इज इक्वल टू 10 रुपीज में। फॉर एग्जाम्पल उसने एक पेन मंगाना है, ठीक है, यहां पर 20 रुपए देके $1 देना पड़ रहा है, यहां पर 10 रुपए देके $1 देना पड़ रहा है। तो जब भी करेंसी एप्रिशिएट करेगी तो उसमें क्या होगा? इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा। कहां 20 रुपए देके $1 मिल रहा था, कहां 10 रुपए देके मिल रहा है। जब वो 10 रुपए देके मंगाएगा तो नेचुरली उसको सस्ता पड़ा, वो आपको सस्ता नहीं बेचेगा, वो आपको सस्ता नहीं बेचेगा, बेचेगा नहीं बेचेगा, बेचेगा, उसको बेचना पड़ेगा। गवर्नमेंट कहेगी इसको कि भैया अपने इंपोर्ट रेट को घटाओ, क्योंकि आपको एक्सचेंज रेट क्या मिली है? कम मिली है। पहले आपको कितने देने पड़ रहे थे? 20 रुपए, अब देने कितने पड़ रहे हैं? 10 रुपए। आपका प्रॉफिट है ना, अब आपको जो इंपोर्टेड आइटम है उसको घटाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा कारण है एलईडी वगैरह रुकते में आज का।
फॉरेन के इंपोर्ट्स कैसे रुल रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक ये टैब टूब क्यों रुल रहे हैं? क्योंकि पीछे क्या हुआ, एकदम से बीच में कोविड में क्या हुआ था, हमारा रुपया स्ट्रांग हो गया था, ट्रेड नहीं चल रही थी ना, रुपया स्ट्रांग हो गया, उसके कारण ये चीजें रुल गई। अब फिर से क्या हुआ, ये चीजें महंगी होनी शुरू हो गई हैं। क्यों? हमारा रुपया फिर से वीक होने लगा। जितना ज्यादा आपका रुपया बढ़ेगा, ठीक है, उतना आपका इंपोर्ट क्या होगा, सस्ता होगा। देखो ना, वहां 20 रुपए देके लेने पड़ रहे हैं, वहां 10 रुपए देके लेने पड़ रहे हैं। तो एप्रिशिएट से क्या होता है, एप्रिसिएशन होगी तो इंपोर्ट आपका क्या हो जाएगा, सस्ता, और डेप्रिसिएशन होगी तो आपका एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, सस्ता। जब आप जान के इसको करोगे, मार्केट के कारण नहीं, जान के, तो ये क्या बन जाएगी, एवेल्युएशन और डीवैल्यूएशन। तो भारत और चाइना पे जो ट्रंप इल्जाम लगा रहा है वो यहां लगा रहा है। वो अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, अपनी कंट्री को जान के डिवेल्युएट करते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है आपको? बताइए क्लियर है, तभी आगे चलेंगे। तो 5 मिनट का टाइम देता हूं आपको, मैं भी थोड़ा बैठ जाऊं, ठीक है। अब आप देखो इसको दोबारा से, क्योंकि आगे हमने चलना है कन्वर्टिबिलिटी में, वो भी थोड़ा टेढ़ा काम है, इतना भी नहीं है, इतना नहीं है, लेकिन पहले इसको समझो बात को, फिर हम कन्वर्टिबिलिटी में चलेंगे। तो 5 मिनट का टाइम देता हूं, फिर से इसको पढ़ो एक बार। इकोनॉमी समझ एग्जांपल से आती है, वैसे बुक में ये लिखा होगा इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसीज डेप्रिसिएशन, ठीक है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ये एप्रिसिएशन। तो अब जब भी आप अखबार पढ़ोगे तो वो कहेगा ना कि इन्होंने जानबूझ के किया, ट्रेड वॉर जो भी चल रही है, अब आपको समझ में आ जाएगा क्यों चल रही है। क्योंकि अमेरिका और सॉरी चाइना और इंडिया ने क्या किया, अमेरिका की एक मार्केट थी उसकी, अफ्रीका की, वो कैप्चर कर ली। उसको असल में आग तब लगी हुई है, अफ्रीका में पहले अमेरिकन प्रोडक्ट्स बिकते थे, ठीक है, अब क्या हो गया, अब इंडियन और चाइनीज प्रोडक्ट बिकने लग पड़े, उसकी मार्केट खराब होगी। अगर उसकी मार्केट खराब होगी तो उसका डॉलर वीक होगा ना, ठीक है, उसको तभी आग लगी हुई है कि ये जान जान के मेरा डॉलर वीक करते हैं। अब उसने, अब परसों कोई न्यूज में बता रहा था, कहते उन्होंने कहा अडानी दो, अडानी पे पर्चा है ना वहां पर, क्योंकि उसने शेयर को मैनिपुलेशन की थी वहां पर, शेयर्स खरीद के, तो उन्होंने कहा गौतम अडानी चाहिए हमको, ये कहें गौतम। अब बात ये नहीं कि बीजेपी का आदमी है, वो नहीं है बात, वो देने को दे भी दे, ठीक है। चक्कर ये अगर गौतम अडानी गिरफ्तार होकर वहां चला गया ना, बैंक डूब जाएंगे। ये नहीं कि वो उनका बंदा, वो नहीं, बेसिकली क्या है, वो बैंक डूब जाएंगे, क्योंकि कर्जा बहुत है उस बंदे के ऊपर, ठीक है ना। तो वो कहां से दे रहे हैं? अब कुछ ना चैनल्स, ये वाले चैनल नहीं, कुछ यूट्यूब चैनल ये क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया का एक समझौता हो चुका है जिसमें ट्रंप ने कहा है या तो अब अडानी दो हमको, या फिर अपने टैरिफ घटा दो। इन्होंने दिया नहीं, द सीक्रेट एग्रीमेंट हो गया कि इंडिया ने अपने टैरिफ बहुत ज्यादा घटा दिए हैं, और ट्रंप ने बोला जो हार्ले डेविडसन 10 लाख का बिकता था ना, अब 3 लाख का बिकेगा यहाँ पर। अगर उनकी दवाइयां, उनकी चीजें यहाँ पर आ गई तो भैया तुम तो ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, फिर तो सस्ती चीजें आएंगी और यहाँ की चीजें कंपीट नहीं कर पाएंगी। देखो ना, अगर एक 3 लाख का हार्ले डेविडसन यहाँ बिकने लग पड़ा तो बुलेट कौन लेगा? बंदा कहेगा मैं 1 लाख का बुलेट ही लेना है तो मैं हार्ले ले लूं, हार्ले बुलेट का क्या मैच है आपस में, खत्म।
जिस दिन ये खत्म होगी ऐसा था क्या होगा, वो 3 का 4 कर देंगे, 4 का 5 कर देंगे। तो टेक्निकली अगर ये काम हो गया है, मुझे नहीं पता, अखबारों में तो ये आया कि एग्रीमेंट हुआ उनका, अगर ये सच में ये हुआ है तो आप सोचो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर शुरू होने वाला है, सिर्फ एक अडानी के चक्कर में, जो कुछ यूट्यूब चैनल्स कह रहे हैं। देखो भाई, इकोनॉमी के लिए कौन सी बुक अच्छी है, मेरे को तो खुद नहीं पता कौन सी बुक अच्छी है। तो मैं तो आपको ये कहूंगा, आप एनसीईआरटी पढ़ लो पहले, +1 और +2 की, जिससे आपको समझ है पहले, उसके बाद फिर बुक पकड़ना कोई। पहले आप एनसीईआरटी पढ़ो, और उसकी दूसरी डिमांड क्या है, जब हम आईएएस वाला बैच शुरू होगा, ठीक है, अगर मतलब इकोनॉमी चलती है मेरे थ्रू, तो फिर क्लासेस लगाओ, क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ घर में। फिर क्लासेस लगाओ, क्योंकि कोई बुक नहीं है इसकी। मेरे को तो कल मैंने देखी है, और अमेजिंग, मैं कहता हूँ कुछ नहीं समझ आ रहा था। मतलब अगर लेमैन की तरह से अगर मैं वो जीडीपी का चैप्टर देखने लग पड़ जाता ना, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। और उसको मतलब कहते हैं कि टॉप की बुक है। मैं लिटरली ना ऐसे लग रहा है जैसे दिमाग ना मतलब सुन हुआ पड़ा कल के। समझ में आ गया? देखो कितना कंफ्यूजिंग है। आप सोचो कि मेरे को कितना कंफ्यूजिंग हुआ भाई। नितिन सिंघानिया की बुक है तो सही, मुझे तो वो भी समझ आती। नितिन सिंघानिया भी ऐसे ही है इकोनॉमी की, मुझे नहीं अच्छी लगी वो बुक नितिन सिंघानिया की। इकोनॉमी की भी आती है, मुझे नहीं वो अच्छी लगी। बाकी ना आप एक काम करो, आप एनसीईआरटी पढ़ो और जतिन सर से पूछो आप कौन सी बुक को रिकमेंड करेंगे, क्योंकि आपको कुछ पार्ट उन्होंने भी पढ़ाया ना इकोनॉमी का। हाँ पढ़ाया है, तो आप उनसे पूछो, बेटर है। मुझे नहीं पता इसका, क्योंकि मैं बेसिकली इकोनॉमी का हिस्ट्री का टीचर हूँ, ठीक है ना, तो मुझे नहीं पता। मुझे तो भैया ना नितिन सिंघानिया अच्छी लगी, और ना ही मुझे वो अच्छी लगी, क्या नाम है आपकी, रमेश सिंह। अब तीसरी ऑप्शन कौन सी है मुझे नहीं पता। एक मिनट, चलिए आगे चलिए। कन्वर्टिबिलिटी, नहीं देखो, रमेश सिंह मैं नहीं कहता, आप अपना देख लो, मुझे नहीं पता, मुझे तो नहीं समझ आई। हाँ अगर आपको समझ आ सकती है आप देख लो, मैं नहीं कहता ये बात, मैं क्यों कहूँगी वो ना लो, ठीक है, मुझे नहीं समझ आई। अगर रमेश सिंह समझनी है उसके लिए क्लास लगानी पड़ेगी आपको, क्योंकि पता क्या बात है, वो बेसिकली ना एक वो है, बहुत रिनाउंड पर्सनैलिटी है, और उनके कोर्सेज चलते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज भी चलते हैं। अगर अब आप देखो ना उनकी बुक कितनी बड़ी थी, उन्होंने बुक छोटी की हुई है। अगर सारा कुछ उन्होंने बुक में डाल दिया तो उनका ऑनलाइन कोर्स कौन परचेज करेगा, बड़े महंगे कोर्स है उनके।
तो नेचुरली आइए वो कहीं ना कहीं अपना बेनिफिट तो देखेंगे ना वो लोग, ठीक है ना। आप देखो कौन सी बुक है वो जिनको। चलिए कन्वर्टिबिलिटी, जब मैं पढ़ता था तो मुझे तो लक्ष्मीकांत भी समझ आती थी। बेसिकली पॉलिटी की किताब है ही, वो पॉलिटिकल साइंस वालों की किताब है। प्रेफर सारे वही करते हैं, मेरे को तो लक्ष्मीकांत नहीं समझ आती थी। चलिए कन्वर्टिबिलिटी क्या होता है। जब आप देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हमने पढ़ा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में दो पार्ट्स होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। करंट अकाउंट मैंने आपको बताया था ना, ऐसा अकाउंट जिसमें कोई एसेट और लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, यानी जो चालू खाते पे चलता है। फॉर एग्जांपल आपने रेगुलर किसी से सामान मंगाना है, आपने उसकी पेमेंट कर दी, वो क्या हो गया, करंट अकाउंट। बिजनेसमैन का करंट अकाउंट ही होता है ना, जितना उसको प्रॉफिट आया वो सारा किसके अंदर आ गया, करंट अकाउंट। जो डे टू डे ट्रांजेक्शन है वो किसमें होती है, करंट अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट मैंने आपको बताया था जहां एसेट और लायबिलिटी क्रिएट होती है। फॉर एग्जांपल आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की, कोई लैंड लिया, किसी शेयर पे लगाया, या आपने किसी से लोन ले लिया, वहां पर क्या हो रहा है, एसेट और लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो वो किसके अंदर आ गया, कैपिटल अकाउंट। अब भैया फॉर एग्जांपल अंबानी ने मोबाइल मंगाने हैं यूएस से रिलायंस टेलीकॉम के लिए, तो क्या वो रुपये में मंगाएगा, डॉलर में मंगाएगा। अगर आपने ऑयल मंगाना है, किस में मंगाओगे, डॉलर में मंगाओगे या फॉरेन किसी दूसरी करेंसी में मंगाओगे। ठीक है, तो करंट अकाउंट के लिए भी आपको करेंसी को चेंज करना पड़ता है। और यहां पर अंबानी ने अगर प्लांट लगाना है यूएस में, तो नेचुरल रुपये से नहीं लगा सकता, उसको डॉलर ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो कैपिटल अकाउंट के लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, यहां पर क्या हो गई है, कन्वर्टिबिलिटी आ गई है। ठीक है, एक्सचेंज का मतलब क्या, पैसे दिए एक्सचेंज लिया, छोटा अमाउंट है। यहां पर क्या, बड़े अमाउंट इंडल्ज है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कन्वर्टिबिलिटी। तो आपने इन कामों के लिए आपने क्या किया, रुपये को किस में कन्वर्ट कर दिया, डॉलर पे या किसी और करेंसी में, तो इसको हमने क्या कह दिया, कन्वर्टिबिलिटी, क्योंकि बड़ा अमाउंट इसके अंदर इन्वॉल्व है। ये समझ में आ गया। अब आगे चलिए, भारत सरकार कहती है कि अगर आपने रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करना है करंट अकाउंट के लिए, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। पहली बात, हमारे बदले अगर अंबानी को बोले कि मैंने मोबाइल मंगाने हैं, तो हमें 100,000 मिलियन डॉलर की मंगा ले, हम उसके लिए आपको पैसा दे देंगे, हम पैसे को कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, पर भारत सरकार कहती है कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी में हमारी लिमिट है। अगर अंबानी कि मैंने वहां पर एक प्लांट खोलना है, या मैंने उधर के शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, या मैं वहां पर किसी बिजनेसमैन को लोन देना है, मुझे आप डॉलर दो, तो सरकार कहेगी नो, हम सारा नहीं दे सकते। उसकी एक उन्होंने लिमिट लगा दी है, एक उसकी क्या कर दी है, लिमिट लगा दी है कि एक लिमिट से ज्यादा हम नहीं दे सकते। वो लिमिट क्या है, जो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं 500 मिलियन डॉलर और आम इंसान को 2.5 लाख डॉलर एनुअली। जो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं वो हर साल 500 मिलियन डॉलर तक ही अपनी करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो आम इंसान है वो साल का 2.5 लाख डॉलर तक ही करेंसी को कन्वर्ट कर सकता है, इससे ज्यादा वो कन्वर्ट नहीं कर सकता। पहले तो ये बात समझने की जरूरत है। ये बात समझ में आ गई, उन्होंने लिमिट सेट की हुई है इसके अंदर। ठीक है, तो हमारी करंट अकाउंट में क्या है, फुल कन्वर्टिबिलिटी, और कैपिटल अकाउंट में क्या है, पार्शियल
कन्वर्टिबिलिटी। फुल है ना, करंट अकाउंट में तो कोई लिमिट नहीं है ना, उसके अंदर लिमिट है। वो क्या है, पार्शियल में क्या कि आपकी एक लिमिट सेट की हुई है उन लोगों ने, इससे ज्यादा आप नहीं कन्वर्ट करवा सकते, ठीक है। और यही मामला फॉरेनर्स का भी है कि अगर फॉरेनर्स भी आप पर आके शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे, डॉलर में तो नहीं लगाएंगे, वो तो रुपये में ही लगाएंगे। उनके ऊपर भी लिमिट है कि अगर एक फॉरेनर कहे कि मैंने जी 1,000 मिलियन डॉलर लगाना शेयर मार्केट में, नहीं जी नहीं, लिमिट है, क्योंकि वो कैपिटल अकाउंट में आती है ना। आपको एक लिमिट है, आप इतना पैसा नहीं लगा सकते, गवर्नमेंट की नॉर्म से आपको चलना पड़ेगा। समझ में आ गई आपको? अब मैं आपसे पूछता हूं क्यों है। आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा था ना, पढ़ा था ना? आपने एशियन टाइगर क्राइसिस पढ़ा था ना? बताइए क्यों? कितना समझ में आ गया आपको? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया? कैपिटल अकाउंट पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है सर, अचानक पैसे वापस यस, वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कह दिया कि कैपिटल अकाउंट में कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। आपने अडानी अंबानी को 5,000 मिलियन डॉलर दे दिया, ठीक है। उधर से यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो भी धड़ल्ले से एक्सचेंज कर रहे हो, बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। सडनली क्या हुआ, भारत में खुदा ना खासा कोई पॉलिटिकल क्राइसिस आ गई, फॉरेन इन्वेस्टर्स यहां से चले गए, वापस चले गए। जो डॉलर बचे थे वो आपने किसको दे दिए, अडानी और अंबानी को। तो फिर तेल कहां से मंगाओगे, फिर तेल कहां से मंगाओगे? फिर सोना रखना पड़ेगा, सोने की भी एक लिमिट है। फिर आप कहोगे आईएमएफ का एसडीआर पड़ा हुआ, हम पढ़ेंगे एसडीआर, उसकी भी तो एक लिमिट है ना, कितना तेल मंगा लोगे? तो अल्टीमेटली फिर क्या हाल होगा आपका, थाईलैंड जैसा। तो गवर्नमेंट को थाईलैंड से सबक आया, गवर्नमेंट ने क्या किया, करंट अकाउंट को तो उन्होंने फुल कन्वर्टेबल कर दिया। क्योंकि भैया अगर तुम बनाओगे, अगर फॉर एग्जांपल तुम $1,000 का 1,000 मिलियन डॉलर के मोबाइल लेके आ रहे हो, कल उसकी प्रोडक्शन करोगे तो उसको एक्सपोर्ट भी तो करोगे। जब उसको एक्सपोर्ट करोगे तो डॉलर हमको ही आएगा। मैंने तो आपको बोला करंट अकाउंट में हमेशा डिपेंड होना चाहिए बंदे को। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई रॉ मटेरियल मंगाया, 1,000 मिलियन डॉलर का मंगाओ, कल आपने उसका लैपटॉप मंगाया, लैपटॉप इधर भी बेचोगे, उसको एक्सपोर्ट भी करोगे आप। टैनर कंपनी है, टैनर कंपनी जो बेल्ट वगैरह से डील करती है, उसकी बेल्ट का इलास्टिक नहीं मिलता कहीं से। जो आपकी एलएस बेल्ट होती है ना, नी कैप्स होते हैं, उसका इलास्टिक नहीं मिलता, बड़ा पता किया नहीं मिलता। वो कहते हैं ये एक्सपोर्ट कराते हैं। तो मैंने पूछा कि एक्सपोर्ट कितना, कहते 5,000 मिलियन डॉलर तक ये इलास्टिक ना, मतलब 3-4 साल के अंदर इंपोर्ट करा देते हैं वहां से, बाहर से। मतलब उनको अगर बेल्ट बनानी है, उन्होंने 5 से 10 साल में पता कितना पैसा खर्च लिया उसके ऊपर, 5,000 मिलियन डॉलर 10 साल में। तो मैंने कहा इनको क्या फायदा हुआ, कहते वो उसी इलास्टिक से बेल्ट बनाकर उसको दुगने दाम पे बाद में फॉरेन कंट्री में बेचते हैं। जब वो फॉरेन कंट्री में बेचेंगे तो वो डॉलर के रूप में बेचेंगे, तो वो इनकम किसको आएगी अल्टीमेटली? अगर कोई फॉरेन का ट्रेडर उनको कहता है हमको बेल्ट दे दो, तो वो कहेंगे ना भेजो $200, हम भेज देते हैं। तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां पर है, यहां पर है। भाई अंबानी ने अगर लोन दे दिया तो उसने तो अपनी मर्जी से देने ना पैसे, या फॉरेन इन्वेस्टर अगर यहां से लेके निकल गया, देखो उसने डॉलर लेके आया, रुपये में कन्वर्ट किया। अगर यहाँ पॉलिटिकल क्राइसिस आ गई, वो तो ये कहेगा ना चलो भाई रुपया उठाया, उसको डॉलर में कन्वर्ट करके वापस चला जाएगा। जितना डॉलर लेके गया तुम्हारे डॉलर कम हो गए और तुम थाईलैंड वाले क्राइसिस में आ सकते हो। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, हम इसके ऊपर लिमिट्स लगाएंगे, ये नहीं हमने चलने देना। समझ में आ गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? पहले आप बताओ, आपको आ गया, समझ आ गया? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया आपको? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया, तब आगे चलूं मैं।
चलिए, तो गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम क्या था, तारापुर कमेटी। और तारापुर कमेटी से उन्होंने पूछा कि हम चाहते हैं कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को 100% करना, क्योंकि देखो ना अल्टीमेटली देखो ये भी एक कड़वा सच है कि करंट अकाउंट से आपको इतने डॉलर आने भी नहीं वाले, क्योंकि हमारा जो देश है वो एक्सपोर्ट तो करता है पर इतना नहीं कर रहा कि हमको इतना डॉलर आ जाए कि हमारी डिमांड पूरी कर दे। तो आपको अल्टीमेटली कैपिटल अकाउंट में भी चलना पड़ेगा, ठीक है। तो तारापुर कमेटी से उन्होंने पूछा कि आप बताओ कि हमको क्या कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को फुल कर देना चाहिए। तो तारापुर कमेटी ने बोला कर देना चाहिए। अगर आपको जीडीपी ग्रोथ चाहिए, अगर आप चाहते हो भारत नेशनल लेवल पे बहुत ऊपर जाए, तो आपको कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी करनी पड़ेगी। ठीक है, पर तारापुर कमेटी ने कुछ शर्तें रख दी। तारापुर कमेटी ने बोला कि अगर आपने कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को 100% करना है तो उसकी कुछ शर्त है। पहली शर्त, आपको महंगाई कंट्रोल में रखनी पड़ेगी। दूसरा, आपका फिस्कल डेफिसिट कम होना चाहिए। इनकी उन्होंने लिमिट तय की हुई है, बुक से पढ़ लेना। लिमिट्स है कुछ 6 से 4%, 5 से 3%, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आपके पास 6 मंथ्स का लीस्ट फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए। अगर ये 3 चीजें हैं तो यू कैन गो फॉर 100% कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। अगर ये 3 चीजें नहीं हैं तो मत जाना, फिर सांप की खुड में हाथ मत डालना, फिर कोबरा डसेगा ही डसेगा, ठीक है। अब टेक्निकली देखो वो ये बातें क्यों कर रहा है। देखो थर्ड बात तो समझ में आ रही है। वो कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी करनी है तो आपके पास फॉरेन करेंसी का रिजर्व कितना होना चाहिए, मिनिमम 6 महीने। अगर कहीं करेंसी एकदम से निकल गई तो कम से कम पेट्रोल तो मंगाना पड़ेगा ना आपको, तो कम से कम इतनी करेंसी तो हो कि 6 महीने तक आपका काम सार दे, ठीक है। 6 महीने में आप, नेचुरली बात है, मार्केट भी ठीक हो जाएगी अपने आप क्राइसिस ठीक हो जाती है, फिर से आ जाता है कि आपका ट्रेड हो जाएगा तो आपको कवर अप कर जाएगा। पर आपको एक बैकअप तो चाहिए ना 6 महीने का। अगर आपके पास 6 महीने का क्या 1 महीने का बैकअप नहीं है और आप कहते हो मैं जी फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी करनी है, कल अगर यहाँ से पैसा चला गया, ऊपर से अंबानी ने पैसा दिया हुआ कहीं और लगाया हुआ, फिर रह क्या, ठीक है। फिर से महंगाई को क्यों बोला कि महंगाई को भी आपको कम करना पड़ेगा, क्यों। फॉर एग्जांपल ऐसी सिचुएशन आती है कि हमने 100% कन्वर्टिबिलिटी कर दी, हुआ क्या, क्राइसिस हुए, थाईलैंड वाला हाल हुआ और यहां से पैसा चला गया, अंबानी ने पैसा बाहर लगाया हुआ है, आपके पास जो फॉरेक्स रिजर्व है वो महीने का है। अब आपको तेल महंगा हो गया, ठीक है ना, अल्टीमेटली जो तेल की रिक्वायरमेंट है भारत को वो तेल तो नहीं मिलेगा ना, इतने पैसे में से तेल कहां मिलेगा। तो नेचुरली जब तेल महंगा होगा तो महंगाई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। वो कहता है कि तुम्हारी महंगाई पहले ही 15% है, अगर महंगाई पहले ही 15% है, ऊपर से इस कारण बढ़ गई तो 30% होगी, तो भैया फिर तो वही काम चला गया ना, 30 से 100% होगी, फिर तो ट्रक लेके जाओ पैसों का और एक ब्रेड लेके आओ। उठने का कम से कम महंगाई तो 5 से 6% आई थिंक, देख लेना 5 से 6% महंगाई हो तुम्हारी, तब सोचो कि मतलब कि हाँ हम कर सकते हैं। क्योंकि कल अगर पेट्रोल ना आया ना, महंगाई तो बहुत बढ़ेगी। अगर बढ़ी है तो टोटल कितनी हो जाए, हद 15% तक चल जाए बस। 200%, 300% जो है जिम्बाब्वे में पहुंच गई थी। तो पहले कम होगी तो आप कुछ हद तक आगे लेके जाओगे। जब पहले माशाल्लाह 15-20% है तो फिर तो गई तुम्हारी करेंसी।
तीसरा फिजिकल डेफिसिट कम होना चाहिए। अब वो कहते हैं अपना फिजिकल डेफिसिट कम करो। अब किसान यहाँ आके कहते हैं एमएसपी बढ़ाओ। एमएसपी क्या हमारा फिजिकल डेफिसिट है। आप कहते हो कि पेंशन स्कीम बढ़ाओ, वो हमारा क्या है फिजिकल डेफिसिट है, गवर्नमेंट ने अपने खाते से देना है। गवर्नमेंट पहले ही फिजिकल डेफिसिट ज्यादा करके बैठी हुई है, ऊपर से ऐसी सिचुएशन आ गई, महंगाई ज्यादा होगी, फूड ग्रेन्स बढ़ेंगे, गरीब कहां से खाएगा। तो उस समय क्या क्या गवर्नमेंट को गरीबों को आटा दाल चावल नहीं देना पड़ेगा? पड़ेगा। तो तुम्हारा तो फिजिकल डेफिसिट पहले ही माशाल्लाह 20 से 30% है अगर फॉर एग्जांपल, तो अगर ऐसी नौबत आ गई वो तो 100% चल जाएगी, गवर्नमेंट तो डूब गई। तो उसका फिजिकल डेफिसिट भी आपका ये 6 से 7% की इसकी बीच में ही होना चाहिए। अल्टीमेटली उसने कहा 4 से 6% के बीच में होना चाहिए, चाहे महंगाई है और चाहे आपकी वो फिजिकल डेफिसिट है। अगर आप आज एमएसपी बढ़ा दो, एमएसपी सब में लागू कर दो, आपका राइट दे दो, ये तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ गया। फिर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कहां से होगी? गवर्नमेंट तो अल्टीमेटली ग्रो करना है ना। गवर्नमेंट तो टारगेट लेके चल रही है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमने बनाना है, ठीक है ना। अब वो मतलब कि एमएसपी के चक्कर में छोड़ देगी उसको? नहीं। अब गवर्नमेंट कहती है अगर हम एमएसपी देंगे तो हमारा फिजिकल डेफिसिट बढ़ गया, तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ गया, हम फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कर ही नहीं सकते, फिर इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी? तो तारापुर कमेटी ने बोला जो करना करो, पर इन पैरामीटर्स को लेके चलो। अगर ये पैरामीटर्स तुम्हारे सही नहीं है, हाथ में मत डालना इस चीज को, नहीं तो फिर थाईलैंड से भी बड़ा हाल हो जाएगा तुम्हारा। समझ में आ गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ये देखो ना कितना टेक्निकल चैप्टर्स हैं ये। अभी तो वो जब पढ़ाऊंगा ना वो आईएएस वाले बैच में, वो डब्ल्यूटीओ और आईएमएफ, देखना कितना टेक्निकल है। अब देखो 5 ट्रेड, देखो इस मामले में गवर्नमेंट काम तो कर रही है, आप ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, ये इस गवर्नमेंट की खासियत है, ठीक है, काम कर रही है। पर कंपनी ये ना इस समय प्रॉब्लम क्या चल रही है, इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। अब इकोनॉमी ग्रो कैसे कर रही है? पहले जीडीपी होता था फैक्टर कॉस्ट पे, अभी अब इतना नहीं मैं आपको समझा सकता, मैं गिर जाऊंगा नहीं तो, ठीक है ना। मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं। एक होता है जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट, जो मार्केट प्राइस में क्या चीज बिक रही है, ठीक है, वो होता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। जितनी फॉरेन कंट्रीज हैं, यूएस जैसी कंट्रीज, वो इस तरह जीडीपी कैलकुलेट करती है। मनमोहन सिंह जी ने क्या किया था, वो कैलकुलेट करते थे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने गलत नहीं किया, गवर्नमेंट ने सही किया। गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने अमेरिका को या फॉरेन कंट्रीज को वैल्यूएट किया, उस हिसाब से उन्होंने कहा कि अब हमारा जीडीपी किस पे कैलकुलेट होगा, मार्केट कॉस्ट। गलत बात नहीं है, ठीक है, जो वो कह रहे हैं ठीक है, पर सर आप ये चीज भी तो देखो ना, आप टैक्सेस को ऐड कर रहे हो। आप फॉरेन कंट्रीज में टैक्सेस की हद लिमिट कितनी है, 12% जीएसटी की। आप फॉरेन कंट्रीज में 98% टैक्स देते हैं, आपकी कंट्री में 98% टैक्स ही नहीं देते। आपने क्या किया, इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दिया और टैक्सेस की लिमिट बहुत ज्यादा है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपका वो एस्टिमेट कुछ ज्यादा ही ओवर हो रहा है? आपकी टैक्सेस की रेट कितनी है, 28%, और उसको आपने किस में ऐड कर दिया, जीडीपी में ऐड कर दिया। क्या मनमोहन सिंह पागल थे? वो कहते थे जीडीपी में से डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करो,
अगर टैक्सेस को ही आपने इंक्लूड कर दिया तो फिर तो जीडीपी उछलेगी, पर वो रियल जीडीपी थोड़ा होगी आपकी, वो तो टैक्सों के कारण हुई है, फैक्टर प्रोटेक्शन के कारण थोड़ा हुई है। फैक्टर कॉस्ट क्या है, कितना आपके यहां पर प्रोडक्शन हुई। अगर आपने उसके अंदर टैक्स भी ऐड कर दिया तो जीडीपी तो वैसे ही छाल मार देगी। उन्होंने कहा था इनडायरेक्ट टैक्स को लेस करो, तब आपको पता लगेगा कि हमारी प्रोटेक्शन कितनी है। इन्होंने क्या किया, उसको इस फॉर्मूले में ले आए, इससे क्या हो गया कि जीडीपी ठीक है 6th में आ गई, पर जो ऑपोजिशन पार्टी है वो ये कहती है आपने ओवर एवेल्युएशन कर दिया जीडीपी। कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ी नीचे हो, 7th 8th में हो, 9th में हो, आप उसको 6th में बता रहे हो, क्योंकि इंडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज्यादा है, उनकी रेट ज्यादा है, वो उस पर ऐड हो रहे हैं, तो जीडीपी शूट हो रही है। समझ में आ गया। अब अगर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है तो आपको यहां उसके लिए अक्सर एक रिकमेंडेशन आती है कि जीएसटी वाला जो इंडायरेक्ट टैक्स है उनकी रेट को घटाया जाए, मैक्सिमम लिमिट कितनी रखी जाए, 12%, तब जाके वो चीज पता लगेगी। तब तो बात समझ में आएगी कि इंडायरेक्ट टैक्सेस का ज्यादा एडिशन नहीं है। अभी तो 12 का 18 भी है, 28 भी है, काफी कुछ है, तो वो ओवर वैल्यूएशन है। समझ में आ गया। तो तारापुर कमेटी ने साफ कह दिया इन 3 चीजों को अगर आप कर लोगे तो हमारी तरफ से हरी झंडी है, नहीं तो बैठे रहो, पंगा लेने की जरूरत भी नहीं है। और तारापुर जो ये आया था ना कमेटी वगैरह, ये तो मेरे ख्याल 1900 कुछ में आई थी, अब तक इन्होंने नहीं की। उनको पता हमारा इन्फ्लेशन और हमारी ये चीजें कंट्रोल में ही नहीं है। आज अगर मोदी गवर्नमेंट ये बात कहती है कि हमने फिस्कल डेफिसिट घटाना, तो भैया वो अपनी जगह सही कह रही है, हम लोगों को नहीं पता लग रहा ना, क्योंकि वो तो अपने टारगेट लेके चल रही है, ठीक है। पर जब हम उनको प्रेशर करेंगे, आप एमएसपी बढ़ा दो, आप सोशल स्कीम बता दो, आटा दाल दो जी, आप हमको फ्री एजुकेशन कर दो। आपको याद है उन्होंने क्या बोला था, जो केजरीवाल गवर्नमेंट करती है वो कहते फ्री की रेवड़ियां बांटी है, स्टेट वीक होता है इससे, कहती है ना बीजेपी गवर्नमेंट हमेशा यही बात। वो इसलिए कहती है कि जब उनका फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है, समझ में आ गया आपको। तो ये क्या था आपकी इंटरनेशनल इकोनॉमी का पहला पार्ट अभी है, समझ में आ गया। बस मेरी तो भैया बस है, अब आपकी है बस जब बढ़ना मेरी तो कल जी बहुत है, रिवाइज कर लो। हाँ आज ही रिवाइज कर लो, बहुत है, ये बहुत टेक्निकल है। अभी तो मैं आपको शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, एक पर्टिकुलर क्लास में हम बैठते हैं ना, तो ये बहुत लेबोरेट है। अभी मैंने इतना बता दिया कि चलो पेपर में बैठने जोगे हो जाओ आप, पीसीएस के पेपर में, तो ये आप पढ़ लेना, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट तो नहीं है? ऑनलाइन वाले भी कह रहे बहुत है सर आज। नहीं मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, इसके काम चल रहा है, इसके ऊपर नोट्स मिलेंगे। पर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी हैं, आप लेक्चर्स को देखो, ऐसे ही समझ आने वाला कुछ, ये चीजें नहीं समझ आने वाली। अगर आप कोई भी बुक ले लोगे ना, अच्छा मैं आपको कहता हूँ एनसीईआरटी भी ले लो, चलो एनसीईआरटी भी ले लो, एनसीईआरटी में भी इस तरीके से नहीं समझ, क्लास तो लगानी ही पड़ेगी।
हाँ बाकी कल कर लेंगे, मैं बस हो गई यार मेरी, कल की बस हुई पड़ी है, चक्कर आ रहे हैं। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।